Assalamu alaikum. Dear students, now we have to discuss the next article, reflection of sound, जिसको हम आमतौर पर इको का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, इसकी डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बेसिकली होता क्या है। देखें कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब कोई एक रुकावट है। आप सिंपल ये कह लें कि हमने यहाँ पर कोई एक, ये सिंपल दीवार कह सकते हैं आप इसको, या माउंटेन सरफेस कह सकते हैं। कोई एक सॉलिड सरफेस है हमारे पास, ठीक है, सॉलिड। अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, तो ये इससे टकरा कर वापस आ रही होती है। ठीक है, जिस तरह ये आप देखें तो ये वेव्स की फॉर्म में इससे आगे टकरा रही है और फिर बाउंस बैक वापस आ रही है। ठीक है, तो आवाज का, साउंड का टकरा कर वापस आना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आमतौर पर इसको हम इको का नाम देते हैं कि ये इको है। अब इसी बात को समझने के लिए हम इस तरह करते हैं कि आप लेट कर लें कि ये एक हमारे पास ऑब्स्टेकल है, एक वॉल है, ये उसके ऊपर एक नॉर्मल लाइन है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक हमारे पास इंसिडेंट रे है जो इससे टकरा रही है, एंड ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो यहां से वापस आ रही है। इस रे को हम इंसिडेंट का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे है। और ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन मतलब कि जो ऑब्स्टेकल हमने लगाया है उसके ऊपर 90 का एंगल बना रही है नॉर्मल लाइन। अब इस नॉर्मल लाइन के ये इंसिडेंट रे, इसके साथ जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरह ये जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमेना है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ रे, रिफ्लेक्शन ऑफ रे। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज हैं बेसिकली सेम इसी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, क्योंकि साउंड में भी हमारे पास वेव्स मौजूद होती हैं। जो साउंड वेव्स हैं वो भी इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए रिफ्लेक्टेड होती है। सो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अब आप इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, कि जब एक साउंड एक सरफेस ऑफ मीडियम पर टकराता है, जिस तरह आप कह लें कि ये हमारे पास एक मीडियम है। ठीक है, ये जो सरफेस है ये एक मीडियम है, कोई भी मीडियम हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बयान किया कि ये कोई भी सोलर सरफेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसको वॉल का नाम दे रहे हैं, माउंटेन, कोई भी एक सरफेस ऑफ मीडियम है। देन इट बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम। तो ये जो फर्स्ट मीडियम था, फर्स्ट मीडियम क्या है, जब हम आवाज निकाल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो ये हवा है, एयर पार्टिकल। अब एयर पार्टिकल इससे टकरा कर वापस बाउंस बैक होंगे तो इसी मीडियम में वापस आ जाएंगे। अब देखिए दो मीडियम है, एक मीडियम है ये वाली सरफेस, ठीक है, और एक मीडियम ये वाला हिस्सा है जो आमतौर पर एयर है। ठीक है, अब ये इससे टकराकर वापस इसी मीडियम में आएंगे। जिस तरह यहां पर आप देखें तो ये इससे टकराकर वापस इसी मीडियम में आ रहा है। ठीक है, तो ये बाउंसेस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि ये वापस पहले मीडियम में आ जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इस अमल को हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको का नाम देते हैं। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक देखें तो यहाँ पर है कि सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर माइंड और आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकंड। इट मींस के हम यहाँ से बोलते हैं तो ये आवाज टकरा कर वापस आती है। तो ये जो आवाज का टकरा कर वापस आना है, तो टोटल हमारे पास जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकंड है। यानी जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो नॉर्मल हमारे जो कानों में जो आवाज की गूंज आती है वो 0.1 सेकंड के अंदर आती है। यानी हमें अब दोबारा जो आवाज सुनाई देती है रिफ्लेक्ट होकर वो 0.1 सेकंड के अंदर सुनाई देती है। एंड अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर है, आमतौर पर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड, वो रेगुलर आमतौर पर जो स्टैंडर्ड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर जब हम बात करते हैं तो आवाज टकराकर जो वापस आती है वो कितने टाइम में आती है, 0.1 सेकंड में, अगर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड हो। अब अगर आप देखें तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी आ गया कि आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड है, एंड टाइम t हमारे पास कितना है, 0.1 सेकंड। तो इसके जरिए हम टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, तो टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू वी टी के बराबर होता है, यानी v इंटू टी।
अब v हमारे पास है 340 यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है, एंड टाइम हम 0.1 सेकंड। अब 340 को अगर 0.1 सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो ये 34 मीटर आ जाता है। सो 34 मीटर वो डिस्टेंस है कि ये यहां से लेकर यहां तक जब आवाज ट्रेवल की एंड यहां से वापस बाउंसेस बैक हुई, तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 34 मीटर। इट मींस कि इसका जो हाफ होगा वो कितना होगा? 17 मीटर। ठीक है, तो ये हाफ का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक इसके ऑब्स्टेकल तक जो साउंड वेव्स पहुंच रही हैं तो वो 17 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस 17 मीटर का डिस्टेंस कवर करके हमें उसकी रिफ्लेक्शन आई। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जब हम अब बोलते हैं आमतौर पर, तो अगर हम 17 मीटर के फासले पर हैं तो 17 मीटर के फासले पर जो आवाज दोबारा बाउंसेस बैक आएगी हमें सुनाई देगी वो 0.1 सेकंड यानी 1 सेकंड के 0.1 पॉइंट पर हमें ये आवाज सुनाई देगी, अगर हमारे आवाज की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक है कि इकोस में बी हेard मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। यानी आप नॉर्मल देखें कि जब हम पहाड़ों में मौजूद होते हैं तो वहां पर डिफरेंट पहाड़ होते हैं यानी डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं आवाज निकालेंगे तो ये आवाज इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होगी, ये आवाज इसी तरह यहाँ से आगे इससे टकरा कर आगे रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरह यहाँ से टकरा कर तो आगे यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वो डिफरेंट हमारे एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन मौजूद है, एक से ज्यादा, तो फिर आवाज क्या होगी? एक से ज्यादा बार हमें उसकी आवाज की रिफ्लेक्शन सुनाई देगी। यानी इको में बी हेard मोर देन वंस, कि एक से ज्यादा हमें उसकी इको सुनाई देगी, यानी एक से ज्यादा साउंड ऑफ वेव्स की रिफ्लेक्शन होगी अगर हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मौजूद हैं यानी मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो सो यहाँ तक ये हमारे पास इसकी जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अब देखते हैं कि इसका आगे एक्टिविटीज क्या है। सो अब नेक्स्ट एक्टिविटी 11.3 के मुताबिक अगर हम देखें तो इस एक्टिविटी के मुताबिक ये जो हमारे पास फिगर है इसमें सिंपल आप ये कह लें कि ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर उसने दो पाइप्स को इस तरह से एडजस्ट किया है जैसे इस डायग्राम के अंदर क्लियर है कि ये दो पाइप्स को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये आवाज हमें, यानी यहाँ पर अगर हम क्लॉक रखें तो इस क्लॉक की जो टक टक है वो रिफ्लेक्ट होकर साउंड तक पहुंच सके। तो हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यहाँ पर सिंपल हम दो पाइप लेते हैं जो एक प्रॉपर लेंथ के हैं, एक मुनासिब लेंथ है, और ये हमने एक ऑब्स्टेकल रख दिया यहाँ पर कि ये हमने एक रुकावट रख दी। ठीक है, एंड दरमियान में ये हमने नॉर्मल लाइन के लिहाज से एक स्क्रीन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जिस तरह यहाँ पर वुडन ब्लॉक है अपने कोई भी एक यहाँ पर रुकावट रखनी है। अब क्या होगा कि आवाज ये यहाँ से आकर इससे टकराएगी और टकराने के बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान तक पहुंचेगी। अगर ये नहीं पहुंच रही तो हमने पाइप को कुछ इस लिहाज से एडजस्ट करना है कि हमें आवाज यहां तक क्लियर सुनाई दे सके। एंड इसी तरह देखें कि जब हमने इसको प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है कि ये पाइप अलहदा हमने सेट कर दिया, ये पाइप अलहदा सेट कर दिया, इस तरह से कि इस क्लॉक की जो टक टक है, इस क्लॉक की जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर हमें क्लियर सुनाई दे रहा है। फिर हमने नोट करना है कि इस पॉइंट पर जहां पर आवाज हमें क्लियर सुनाई दे रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। और मेन इस एक्टिविटी का पर्पस भी यही है कि हमने ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डिफरेंट वैल्यूज लेनी है एंड आखिर में हमने उसका एवरेज जो वैल्यूज होंगी वो मालूम कर लेनी है। ठीक है, तो सो दिस एक्टिविटी इज मेन पर्पस इज टू फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द साउंड इज सो क्लियर, कि जब साउंड हमारे पास क्लियरली सुनाई दे सके तो उस पॉइंट पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर कि सिंपल अगर साउंड क्लियर सुनाई देता है तो उस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पर सिंपल उसकी एवरेज वैल्यू फिर आखिर में ले लेनी। ठीक है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह एयर प्रेशर का इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी हवा में नमी का प्रेशर होता है, इसी तरह टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, तो जिस वजह से ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर नहीं आते। ठीक है, तो ये सिंपल एक एक्टिविटी है जिसके मुताबिक सिंपल हमने जो मेन पर्पज है इसका एक्टिविटी का वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। Sound waves can be transmitted by any medium containing particle that can vibrate and they cannot pass through vacuum. साउंड के मुताबिक हमने ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब साउंड वेव्स प्रेशर डालती है एयर के ऊपर तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन पैदा होता है। ठीक है, ये अगर हम देखें तो ये कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन यानी एयर के पार्टिकल्स जो कंप्रेशन में होंगे तो वो
ज्यादा करीब होते जाएंगे, एंड जो रेयर फ्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा डिस्टेंस में होगा, लेकिन ये पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है जो आगे ट्रांसफर होती है एंड साउंड वेव्स आगे ट्रेवल करती है। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम के अंदर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं होता। क्यों ट्रेवल नहीं होता? क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, जिस वजह से साउंड ट्रेवल नहीं होता। However, the nature of medium will affect the speed of sound waves. इसी तरह सिंपल यह है कि हमारे पास के जो मीडियम है वो किस नेचर का है, यानी आमतौर पर अगर हम देखें, ये सिंपल उसने यहाँ पे बयान किया हुआ है कि लिक्विड इज 5 times दैट इन गैसेस एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 times दैट इन गैसेस। अब वो सिंपल ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप ये देखें कि ये हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है? लिक्विड। और ये गैस है, ये गैसेस है, और ये हमारे पास सॉलिड है। अब सिंपल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के जो स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड के अंदर है, स्पीड ऑफ साउंड वो क्या है? 5 times ग्रेटर, यानी वो 5 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस के। इसकी क्या वजह है? क्योंकि अगर हम गैस को देखें तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी डिस्टेंस पर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाएंगे, वो वाइब्रेशन करेंगे वो एनर्जी इंटेंसिटी दूसरे पार्टिकल तक पहुंचाएंगे, और इस तरह साउंड वेव आगे ट्रेवल होती है। लेकिन ये काफी डिस्टेंस पर होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिसकी वजह से जो साउंड वेव है यहाँ पर वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है। सो लिक्विड के अंदर जो साउंड वेव्स हैं वो 5 times ग्रेटर है, यानी इसी तरह उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी 5 times ग्रेटर होगी, क्योंकि वो टकरा कर वापस आएंगे, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन की स्पीड है वो 5 times ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू गैस के। एंड अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इंतहाई ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं लिक्विड की निस्बत में। आप देखें कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिर भी थोड़े थोड़े जरा डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन ये इंतहाई क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे तो जब एक में वाइब्रेशन आएगी तो फौरी तौर पर दूसरे में, फौरी तीसरे में, इसी तरह ये फौरी तौर पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक साउंड ट्रेवल कर जाएगी। इस वजह से जो साउंड ट्रेवलिंग की जो स्पीड है सॉलिड के अंदर वो 15 times ग्रेटर है एज कंपेयर टू गैस कि लिक्विड जो है वो 5 times ग्रेटर है, लेकिन सॉलिड जो है वो 15 times ग्रेटर है लिक्विड से, सॉरी गैस से, ठीक है। इसी तरह जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कुछ फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर या हवा में मौजूद नमी की वजह से भी जो फिजिकल कंडीशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अगर हम आमतौर पर नॉर्मल देखें तो अगर हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो एंड रूम टेम्परेचर नॉर्मल हमारे पास 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड होगी। यानी इस बात को हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया है कि आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड होती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। तो जो 340 हमने स्टैंडर्ड लिया था बेसिकली ये 343 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो एंड जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड हो। एंड स्पीड ऑफ साउंड को आमतौर पर हम इस इक्वेशन के मुताबिक मालूम कर सकते हैं जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। एफ क्या है? एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है कि इसको हम नॉर्मली फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एंड जो से फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स होता है, एंड लैम्डा हमारे पास क्या है? वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। यानी कि आमतौर पर ये बात हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास साउंड वेव्स हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो उसकी वेवलेंथ होता है, ठीक है। सो इस फार्मूला के मुताबिक v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के मुताबिक हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, कि हमने इको मेथड के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है। अब इको मेथड के मुताबिक अगर हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक मेजरिंग टेप की जरूरत होगी, सेकंड हमें एक स्टॉप वॉच चाहिए होगी, एंड थर्ड हमें एक ऑब्स्टेकल, एक सिंपल फ्लैट सरफेस चाहिए जिससे आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। अब इस मेजरिंग टेप के जरिए हम टोटल यहां से जो उसकी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो सरफेस फ्लैट सरफेस है हमारे पास, ठीक है, जहां से हमने इको को प्रोड्यूस करना है, यहां से लेकर यहां तक हम टोटल 50 मीटर का डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। इस मेजरिंग टेप के जरिए हमने यहां से 50 मीटर का डिस्टेंस ले लिया और 50 मीटर के डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर हम क्लैपिंग करेंगे, एंड इस पॉइंट पर क्लैप करके हम साउंड को क्रिएट करेंगे। और जब हम क्लैप करेंगे तो क्लैप करने की वजह से यहां से साउंड इस फ्लैट सरफेस तक टकराएगा,
एंड उसके बाद बाउंसेस बैक, वापस मुड़ जाएंगे। अब यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, एंड जब रिफ्लेक्ट होगा तो फिर 50 मीटर होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हो जाएगा, जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का टोटल डिस्टेंस होगा, यानी इको का टोटल डिस्टेंस होगा। क्योंकि फर्स्ट डिस्टेंस हमारे पास वो है जब वो जहां से फर्स्ट इस सरफेस तक टकराएगा, एंड सेकंड वो है जब वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये टोटल हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। जी, तो ये सिंपल मैंने साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट किया, जो कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टर रे है। ठीक है, कि जब हम क्लैपिंग करेंगे तो इसकी जो साउंड रेज होंगी ये यहाँ से इस फ्लैट सरफेस पर टकराकर रिफ्लेक्ट होंगी, यानी बाउंसेस बैक होंगी। ठीक है, अब हम इको मेथड के जरिए इसकी स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉप वॉच को रीस्टार्ट करेंगे, एंड स्टॉप वॉच को रीस्टार्ट करने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंड नंबर ऑफ क्लैपिंग जो है हमारे पास वो टोटल 10 नंबर ऑफ क्लैपिंग्स होंगी, एंड हम 10 बार क्लैप करेंगे, एंड 10वीं क्लैपिंग पर हम इस स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यानी जैसे हम अब ये सिंपल कह सकते हैं कि हम फर्स्ट क्लैप करेंगे, फर्स्ट क्लैप के बाद जो इसकी इको पैदा होगी वो पहली इको पैदा होगी। इसी तरह हम जब 10 टाइम्स इसको क्लैप करते जाएंगे तो ये हमारे पास जो इको की रेपिटेशन है वो भी 10 टाइम्स होगी, और 10वीं इको पर जब 10th इको हमारे पास हो जाएगी तो उस वक्त हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे जब इको की आवाज हमें सुनाई देगी, इको की। यानी ये नहीं हमने कहना कि क्लैप हमने 10वीं बार की है तो हमें स्टॉप वॉच को 10वीं बार स्टॉप कर देना है, बल्कि जब इको यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यहां से हमारे पास 10th टाइम्स आएगा तो फिर हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। इसके बाद इस स्टॉप वॉच के जरिए हमने फिर इसका एवरेज टाइम निकालना है। ठीक है, एवरेज टाइम हमारे पास क्या होगा, यानी टोटल हमारे पास जो इको आई है उसको हम 10 पर डिवाइड कर देंगे, कि टोटल इको टाइम, और उसको 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा 1 इको का टाइम, यानी 1 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो सिंपल यहां से टकराकर वापस आई। देन उसके बाद हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S इज इक्वल टू VT। ठीक है, एंड T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, सो V इज इक्वल टू S ओवर T, एंड S हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस वो 100 है, एंड टाइम जो हम जो भी नोट करेंगे वो यहाँ पर हम लिख देंगे, और उसके मुताबिक हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू हासिल हो जाएगी। So this is the method to find the speed of sound by echo method, के echo method के जरिए अगर हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है